India Legal presents Courts Roundup. पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के खिलाफ किए गए सभी ट्वीट तुरंत डिलीट करें। साथ ही कहा कि अगर वो डिलीट नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को हटाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गोखले लक्ष्मीपुरी के खिलाफ कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे और इसके साथ ही कोर्ट ने गोखले के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की भी इजाजत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के खिलाफ सभी ट्वीट हटाने का आदेश दिया है। दरअसल सोशल वर्कर साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का मामला दाखिल किया गया था। उन्होंने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मीपुरी के खिलाफ उनकी संपत्ति को लेकर ट्वीट किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले लक्ष्मीपुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट तुरंत डिलीट करें। अदालत ने कहा कि अगर डिलीट नहीं करते तो ट्विटर इस ट्वीट को हटाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गोखले लक्ष्मीपुरी के खिलाफ कोई नए ट्वीट नहीं करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने गोखले के खिलाफ सिविल अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मीपुरी ने अवमानना की याचिका दाखिल की है, जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। गोखले ने 13 और 26 जून को अपने ट्वीट में स्विट्जरलैंड में पुरी द्वारा कथित तौर पर संपत्ति खरीदने का हवाला दिया था और उनके पति और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया गया था। लक्ष्मीपुरी ने साकेत गोखले को ट्वीट हटाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन गोखले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की थी कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वो कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, खासतौर पर उनके द्वारा ट्वीट करके जो प्रथम दृष्टया असत्य है। गोखले फ्रीलांसर पत्रकार हैं। इससे पहले इसी महीने 8 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के खिलाफ तथ्यों की जांच करने या किसी सरकारी अधिकारी से संपर्क किए बिना अपमानजनक ट्वीट करने पर कार्यकर्ता साकेत गोखले से सवाल जवाब किया था। 8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सी हरिशंकर ने गोखले के अधिवक्ता सलीम नावेद से पूछा, मुझे स्पष्ट करें कि ट्वीट करने से पहले उसकी सत्यता जांचने के लिए वादी से संपर्क किया गया था। इसका जवाब अधिवक्ता ने नहीं में दिया। साथ ही कहा कि कानूनी रूप से इसकी जरूरत नहीं है और एक ट्वीट में उन्होंने वित्त मंत्री को टैग किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वो कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, खासतौर पर उनके द्वारा ट्वीट करके जो प्रथम दृष्टया असत्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देते समय पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने की शर्त नहीं लगाई जा सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और साथ ही न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने स्पष्ट किया है कि हम ये कहने में जल्दबाजी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जमानत देने के लिए कोई मौद्रिक शर्त नहीं लगाई जा सकती। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संपत्ति के खिलाफ या अन्यथा अपराध के मामले भी होते हैं, लेकिन इस तरह के आदेश की स्वीकृति किसी व्यक्ति को जमानत देने की शर्त के रूप में है तो ये मुआवजा जमा करने के लिए नहीं हो सकता है। इस मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट ने इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि उन्हें पीड़ितों को दिए हुए जाने वाले मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए जमा करने होंगे। शीर्ष अदालत के समक्ष आरोपी ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजा केवल मुकदमे के समापन के बाद ही दिया जा सकता है और पूर्ण सुनवाई के बिना सजा नहीं हो सकती और इस प्रकार ऐसा कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। इन तर्कों को मंजूरी देते हुए पीठ ने कहा कि हमारे विचार में उद्देश्य स्पष्ट है कि शरीर के विरुद्ध अपराधों के मामले में पीड़ित को मुआवजा विमोचन के लिए एक पद्धति होनी चाहिए। इसी तरीके से अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के लिए जहां अर्थहीन आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी वहां पर मुआवजा प्रदान किया गया है, परंतु जमानत देने के स्तर पर इस तरह के मुआवजे का निर्धारण मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, हम ये कहने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि जमानत देने के लिए कोई मौद्रिक शर्त नहीं लगाई जा सकती। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संपत्ति के खिलाफ या अन्यथा अपराध के मामले भी होते हैं, लेकिन इस तरह के आदेश की स्वीकृति किसी व्यक्ति को जमानत देने की शर्त के रूप में है तो ये मुआवजा जमा करने के लिए नहीं हो सकता। और इस प्रकार निर्णय लेने के बाद पीठ ने उस शर्त को रद्द कर दिया जिसमें पीड़ितों को मुआवजा देने के रूप में प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि के संबंध में एक समझौता डिक्री जो कि मुकदमे की विषय वस्तु नहीं है लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच में समझौते का हिस्सा है और उसके लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि भूमि के संबंध में पक्षों के बीच में समझौता डिक्री जो मुकदमे की विषय वस्तु नहीं है वैध और कानूनी समझौता है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने इस आधार पर एक मुकदमे को खारिज कर दिया था कि एक भूमि जो समझौते की विषय वस्तु होने के बावजूद मुकदमे की विषय वस्तु नहीं थी और इसलिए डिक्री को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(2)(6) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में मुद्दा यह था कि भूमि के संबंध में एक समझौता डिक्री जो वाद की विषय वस्तु नहीं है लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच समझौते का हिस्सा है, क्या इसके लिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(2)(6) के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है। धारा 17(1) उन दस्तावेजों की सूची प्रदान करती है जिनका पंजीकरण अनिवार्य है। धारा 17(2)(6) स्पष्ट करती है कि अनिवार्य पंजीकरण का नियम किसी न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होता है। पीठ ने आगे कहा कि भूप सिंह बनाम राम सिंह मेजर मामले में माना गया था कि 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में न्याय अधिकार शीर्षक या ब्याज निर्धारित करने वाली समझौता डिक्री सहित डिक्री या आदेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पीठ ने कहा कि मामला पहले से मौजूद किसी अधिकार का नहीं बल्कि उस अधिकार का था जो केवल डिक्री द्वारा दिया गया था। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अधिवक्ता शिवम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी, भूमि संबंधी समझौता डिक्री पर कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी है? इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि एक पीड़ित व्यक्ति घोषणा के लिए एक मुकदमे में पारिवारिक समझौते को लागू करने की मांग कर सकता है। यहाँ परिवार के सदस्यों के पास संपत्ति में अधिकार का आभास होता है या संपत्ति में पहले से मौजूद कोई अधिकार। परिवार के सदस्य सिविल कोर्ट के समक्ष कार्रवाई लंबित होने के दौरान भी समझौता कर सकते हैं। ऐसा समझौता परिवार के सदस्यों के भीतर बाध्यकारी होगा यदि एक दस्तावेज को अमल में लाने की महंगाई मांग की जाती है जिसे एक डिक्री द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 की उप धारा 2 के खंड 5 का प्रावधान लागू होगा। हालांकि जहां पारिवारिक संपत्ति के संबंध में डिक्री जारी की गई है वहां पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 की उप धारा 2 का खंड 6 लागू होगा। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि पारिवारिक समझौता केवल उन अधिकारों की घोषणा करता है जो पहले से ही पार्टियों के पास मौजूद है। लेकिन कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए कहा कि भूप सिंह के मामले में कानून की स्थापना के मद्देनजर हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का वह निर्णय और डिक्री कानून की नजर में गलत है जिसमें उसने कहा है कि डिक्री को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता है। समझौता दोनों भाइयों के बीच समझौता उनके पिता की मृत्यु के परिणाम स्वरूप हुआ था। पहली बार कोई अधिकारी नहीं दिया जा रहा, इस प्रकार इसमें अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। जिस दिन अपील मंजूर की जाती है सूद का फैसला किया जाता है, यह कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल, जो ये फैसला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का हुआ है शिवम जी, जिस बाबत अभी ये जिक्र भी किया आपने, तो क्या ये मानकर चला जाए कि बिक्री वाद विषय नहीं है, ये अगर आगे चल के किसी भी तरीके की कोई भी अगर समस्या खड़ी होती है तो क्या इस फैसले को या इस निर्देश को आधार बनाया जा सकता है, क्या इस व्यवस्था को आधार बनाया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मामले में उच्च न्यायालय ने इस आधार पर एक मुकदमे को खारिज किया था कि एक भूमि जो समझौते की विषय वस्तु होने के बावजूद मुकदमे की विषय वस्तु नहीं थी और इसलिए डिक्री पंजीकरण धारा 17(2)(6) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में मुद्दा यह भी था कि भूमि के संबंध में एक समझौता डिक्री जो वाद की विषय वस्तु नहीं है लेकिन परिवार के सदस्य भी समझौते का हिस्सा है, क्या उसके लिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(2)(6) के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी इस सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। देश में जहां एक तरफ यूएपीए कानून के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई तेज हो रही है तो फिर ऐसे समय में कानूनों के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी सामने आई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार को मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी आवाजों को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बीजेपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि असहमति की आवाजें कुचलने के लिए आतंक विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि नागरिकों की असहमति या उत्पीड़न को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून समेत किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
अर्नब गोस्वामी मामले का जिक्र करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को ये देखना चाहिए कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता के तौर पर करे। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है। एक दिन के लिए भी आजादी से वंचित करना बहुत गलत है। अदालतों को हमेशा अपने फैसलों की गहराई में बसे मुद्दों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। हमारी अदालतों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहे। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है। हमें अपने फैसलों में गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। भारत और अमेरिका दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, लेकिन फिर भी एक गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। भारतीय न्याय शास्त्र पर अमेरिका के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसने भारतीय संविधान के दिल और आत्मा में योगदान दिया है। अमेरिकी प्रभाव का ही उदाहरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार पर है। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये बयान ऐसे समय में आया जब इल्गाह परिषद के स्टीन स्वामी की हिरासत में मौत पर लोग गुस्सा हैं। उन्हें सरकार से असहमति जताने पर यूपीए में नामजद किया गया और ऐसे और भी कई मामले हैं जहां एंटी टेरर लॉ का दुरुपयोग किया गया। इसमें असम के नेता अखिल गोगोई भी शामिल हैं। उन्हें सीएए का विरोध करने पर जेल में डाल दिया गया। अमेरिका और भारत के बीच कानून संबंधों पर एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत अमेरिका संबंधों पर कई अन्य टिप्पणियां की और कहा कि अमेरिका स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक शांति को बढ़ावा देने का ध्वजवाहक है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस चंद्रचूड़ सरकार को दमन की नीति के प्रति सचेत कर रही हो। सीएए आंदोलन के दौरान भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने देशद्रोह कानून के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सरकार को आगाह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। मानवाधिकार मसलों पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने हमेशा ही सख्त और सही स्टैंड लिया है। असहमति या विरोध प्रदर्शन को उन्होंने गैर राष्ट्रीय गतिविधि कभी नहीं माना। अगर पीठ के फैसले से उन्हें अलग राय लेनी पड़ी तो वो भी उन्होंने दी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने लीग से अलग फैसले लिखे और सरकार के खिलाफ तलखट टिप्पणियां भी की। हालिया बयान में उन्होंने सरकार को नसीहत दी है और कानून को दमन का हथियार न बनाने की भी बात कही है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपनी न्यायिक घोषणाओं में अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में बात की। 15 मई 2005 सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने असहमति को लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व करार देते हुए कहा कि असहमति को एक सिरे से राष्ट्र विरोधी और लोकतंत्र विरोधी बता देना लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि विचारों को दबाना देश की अंतरात्मा को दबाना है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेकर देश के तमाम हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 31 मई 2021 जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आंध्र प्रदेश के 2 समाचार चैनल्स के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामलों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए, तब न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये समय था कि जब शीर्ष अदालत ने देशद्रोह की सीमा को परिभाषित किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों के दायित्व पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने हमेशा अपनी टिप्पणियों और फैसलों के जरिए अलग और मजबूत स्टैंड लिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 11 नवंबर को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दे दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हम आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो हम विनाश के रास्ते पर चलेंगे। आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अदालतों को ऐसी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। भीम कोरेगांव गिरफ्तारियां। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा के सिलसिले के वकीलों और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ जो बेंच के तीसरे जज थे, उन्होंने कड़ा विरोध जताया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि कानून की तकनीकियों को वास्तविक न्याय को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हादिया केस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का एक और महत्वपूर्ण फैसला हादिया मामले में आया। इस मामले में हालांकि केरल उच्च न्यायालय के खिलाफ निर्णय लेने वाले सभी 3 न्यायाधीशों के फैसले के साथ एक मत थी, जिसने हादिया और शफीन जहां के बीच विवाह को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने अलग सहमति वाले फैसले में लिखा कि केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक ऐसे क्षेत्र पर काम किया जो एक संवैधानिक अदालत के लिए सीमा से बाहर होना चाहिए। उच्च न्यायालय के विचारों ने महिलाओं और पुरुषों के लिए आरक्षित एक निजी स्थान का अतिक्रमण किया है, जिसमें न तो कानून और न ही न्यायाधीश हस्तक्षेप कर सकते हैं। निर्णय में कहा गया है कि जमानत की शर्तें लगाने के खिलाफ
हाल के एक फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जमानत देने के लिए एक अदालत जो शर्तें लगाती है वो अभियुक्त के अधिकारों के साथ आपराधिक न्याय को लागू करने में जनहित को संतुलित करती है। 3 साल की जेल के बाद विचाराधीन कैदी को जमानत। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 9 जून 2020 को एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी जो एक विचाराधीन कैदी के रूप में 3 साल से अधिक समय से जेल में बंद था। इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को भी बढ़ावा नहीं देने के पक्षधर रही हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध रहे जस्टिस चंद्रचूड़ न्यायपालिका की आवाज बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति द्वारा 12 और 20 जुलाई 2021 को रांची में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठान उत्सव करने और बनाने की अनुमति मांगने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लेने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और साथ ही न्यायमूर्ति एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने आदेश दिया। कोर्ट रथ यात्रा पूजा से पहले याचिकाकर्ता की शिकायत के संबंध में राज्य को अपना निर्णय लेने का निर्देश देकर वर्तमान रिट याचिका का निपटारा कर रहा है। हालांकि ऐसा निर्णय लेते समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश का अनुसरण किया जाना चाहिए। झारखंड के रांची में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना साल 1691 में हुई थी और तब से हर साल जून जुलाई के महीने में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान 10 दिनों का मेला भी लगता है और ये मेला भगवान जगन्नाथ के उनके घर लौटने के बाद समाप्त होता है। ये त्योहार उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में होने वाले त्योहार की तरह होता है। समिति के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का हवाला दिया जिसमें उसने उड़ीसा राज्य के पुरी में अनुष्ठान करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे और इस प्रकार के तर्क दिया गया कि झारखंड राज्य द्वारा वही छूट दी जानी चाहिए ताकि राज्य जिले में भगवान जगन्नाथ के अनुष्ठानों का पालन किया जा सके और इसके लिए 61 सेवायत SOP का पालन करने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर में फिर से खोलने के मुद्दे पर झारखंड न्यायालय ने राज्य पर कोई परमादेश जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि इस तरह के निर्णय को राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। अतः यह प्रार्थना की गई कि उक्त आदेश के अनुसार तत्काल रिट याचिका का भी निस्तारण किया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ओडिशा राज्य के अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के समान रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं के एक बेंच को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने यह देखते हुए देश कोविड-19 की दूसरी लहर से उबर रहा है, ओडिशा सरकार ने एक सुविचारित निर्णय लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 19 जुलाई से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए फिजिकल मोड पर SSLC की परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति PV नागरत्न और साथ ही न्यायमूर्ति हचते संजीव कुमार की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा आयोजित करना छात्रों के हित में है और राज्य ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए। पीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मेरिट में कमी के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि केवल इसलिए POC सेकंड परीक्षा रद्द कर दी गई है, ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि SSLC की परीक्षा भी रद्द कर दी जानी चाहिए। बेंच ने कहा कि POC सेकंड के छात्रों के मामले में अंकों का आकलन करने के लिए डेटा उपलब्ध है और जहां तक SSLC छात्रों का संबंध है ऐसा कोई डेटा नहीं है, इसलिए हम पाते हैं कि 19 जुलाई को राज्य की परीक्षाओं में कोई मनमानी नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि यदि छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है तो कोविड-19 संक्रमण की संभावना है और इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि किसी भी छात्र को राज्य या माता पिता द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता SSLC की परीक्षा आयोजित करने के राज्य के फैसले में किसी भी मनमानी को इंगित करने में सक्षम नहीं। पिछले साल भी उच्च न्यायालय ने इसी तरह की चुनौती को खारिज कर दिया था और राज्य को कुछ अतिरिक्त दिशा निर्देशों के तहत परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी। कर्नाटक के महाधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया था कि पिछले साल न्यायालय द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों को इस साल के SOP में शामिल किया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए APN के साथ। India Legal presents Courts Roundup.